अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम मैम। सॉरी वालेकुम बेटे, सलाम। टुडे क्लास इज बिट लेट, थोड़ी सी लेट हो गई है आपकी क्लास, क्योंकि मॉर्निंग में हमें कैंपस से क्लास लेनी होती है, तो बेटा मॉर्निंग में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा टुडे इज रेनी डे, तो इस वजह से थोड़ी सी। मैम ये लोग आपको छुट्टियां नहीं देते? नहीं बेटे, हम लोग यहाँ क्लास लेते हैं कैंपस से। बट मैम क्लास तो घर से भी बैठ ली जा सकती है। यस। ओके, सो बेटे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के, और दूसरा हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कौन सी है। बेटे आज हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, और आज हम देखेंगे क्या आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, और जनरल गाइडलाइंस क्या हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की। सो टुडे द लेक्चर इज इम्पोर्टेंट। इस लेक्चर में से, इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एससीक्यू में भी, और आपकी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली भी आपको कोई केस आ सकता है। So, बेटे what we are going to discuss today is general principles of resistance training. आज हम देखेंगे कि resistance training के general principles क्या हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की प्रिकॉशंस का क्या, कहाँ पे आती हैं, कहाँ पे आपने कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ अप्लाई करने, ठीक है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है बेटे। सो जनरल प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो हर तरह की मैनेजमेंट में आपके यही प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी केस हो, उसमें कोई भी ट्रेनिंग हो बेटे, उसका मैनेजमेंट प्लान बनाना हो आपने थेरेप्यूटिक्स में, तो आपका सेम प्रोटोकॉल रहेगा। सिर्फ आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, आपने अगर एरोबिक ट्रेनिंग है तो एरोबिक ट्रेनिंग कर लेनी है, अगर स्ट्रेचिंग है तो आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है, स्ट्रेंथनिंग है तो स्ट्रेंथनिंग कर लेनी है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग है तो वहां पे मॉडिफिकेशन कर लेनी है। अदरवाइज बेटे जो प्रोटोकॉल है, जो एक सीक्वेंस है, वो यही रहेगा। ठीक है, और सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन आ जाती है। ठीक है, आपने जब भी मैनेजमेंट लिखनी है आपने हमेशा ये प्रिंसिपल्स लिखनी है, क्योंकि बेटे एक चीज होती है मैनेजमेंट और एक चीज होती है ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट होती है बेटे वो आप डायरेक्टली स्टार्ट करो ट्रीटमेंट से, उसमें आप असेसमेंट, एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन बताने की आपको जरूरत नहीं है। उसमें आप डायरेक्टली ये बताओ मेडिकल ट्रीटमेंट ये है, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट ये है, डाइटरी ट्रीटमेंट ये है। ठीक है, लेकिन बेटे अगर आपसे मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है और वहां आपने मैनेजमेंट बतानी होती है, तो मैनेजमेंट में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आपकी एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन आती है और दूसरी आपकी ट्रीटमेंट आती है। सो आपने पूरी तरह मैनेज करना है पेशेंट को। तो जब भी मैनेजमेंट की बात करें या मैनेजमेंट करनी हो, आपने मैनेजमेंट लिखनी हो पेपर में, तो हमेशा एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन का कंपोनेंट भी ऐड करें। बेशक उसकी हेडिंग डाल दें, ज्यादा डिटेल ना बताएं, लेकिन एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन भी बताएं और फिर आप ट्रीटमेंट भी बताएं। सो मैनेजमेंट में दोनों चीजें आती हैं। ठीक है बेटे, यू आर गेटिंग मी? यस मैम। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बेटे जब भी आपने मैनेजमेंट को बताना है तो आपने पहले एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन का पॉइंट आप डिस्क्राइब करेंगे, और उसमें आप क्या है, एग्जामिनेशन में हिस्ट्री आ जाती है, आपका सिस्टम रिव्यू आ जाता है, देन आपकी स्पेशल टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, हिस्ट्री आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री है, इट्स अप टू यू कि आप अंदर सारी डिटेल लिखना चाहते हैं कि हिस्ट्री के कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हिस्ट्री का एक पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा वो सिस्टम रिव्यू का होगा। ठीक है, सिस्टम रिव्यू को भी आपने मेंशन करना है कि सिस्टमेटिकली आप देखें कि पेशेंट को कोई सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके साइन और सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं। देन बेटे थर्ड वन इज स्पेशल टेस्टिंग। कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी डिजीज है, या कोई भी साइन और सिम्टम्स लेके आया है पेशेंट आपके पास, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट बेटे हर डिजीज की एक स्पेशल टेस्टिंग होती है। ठीक है, आइदर वो रोटेटर कफ का प्रॉब्लम था शोल्डर का, या फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, या शोल्डर इम्पिंजमेंट थी, या शोल्डर इंस्टेबिलिटी थी। तो इन सब के अपने अपने स्पेशल टेस्ट हैं बेटे, जो इनको जिसके थ्रू हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है भी या नहीं, ये सिर्फ रोटेटर कफ का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ टेंडिनाइटिस है, ये सिर्फ इम्पिंजमेंट है, या ये इंस्टेबिलिटी है। तो हर एक के अपने स्पेशल टेस्ट होते हैं फिजिकल थेरेपी में। तो जब आप हिस्ट्री ले लेते हैं, सिस्टम रिव्यू भी कर लिया आपने, उसके बाद आप स्पेशल टेस्टिंग करते हैं ये देखने के लिए कि फिजिकल थेरेपी में कौन सी डिजीज है, कौन सा मसला है, उसका स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाएं। अगर उसका स्पेशल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स कि फ्रोजन शोल्डर है। अगर फ्रोजन शोल्डर का स्पेशल टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो आप रोटेटर कफ का देखें,
इम्पीचमेंट का देखें, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो डिजीज है, वो इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो पहले हमारा काम होता है कि मेडिकली हम रेड फ्लैग्स को रूल आउट करें। एक दफा वो रूल आउट हो जाती है तो आपने फिर फिजिकल थेरेपी में भी स्पेशल टेस्टिंग करके बताना होता है कि फिजिकल थेरेपी में भी किस चीज का मसला है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, टेंडिनाइटिस है, लिगामेंट की प्रॉब्लम है, या इंस्टेबिलिटी है, डिसलोकेशन है, तो ये आपने बताना होता है। और अगर लिगामेंट्स हैं तो कौन सा लिगामेंट इन्वॉल्व है, अगर मसल है तो कौन सा मसल इन्वॉल्व है। तो हर मसल का, हर लिगामेंट का अपना टेस्ट होता है जिसको हम स्पेशल टेस्टिंग कहते हैं। तो आपने स्पेशल टेस्टिंग भी करनी होती है। फिर बेटे जो आपने डेटा कलेक्ट किया आप उसकी एवेल्युएशन करोगे, देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द पेशेंट, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द इन्वायरमेंट फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आपने पेशेंट को भी प्रिपेयर करना होता है, आपने इन्वायरमेंट भी प्रिपेयर करना होता है, आपने खुद को भी प्रिपेयर करना होता है फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देन बेटे यू आर गोइंग टू अप्लाई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। सो एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन में बेटे आपका थोरो एग्जामिनेशन आ जाता है जिसमें हिस्ट्री है, सिस्टम रिव्यू है और स्पेशल टेस्टिंग है। अब बेटे आपने क्या क्या चीजें देखनी होती है हिस्ट्री में, तो आपने डिटेल हिस्ट्री ली, सिस्टम रिव्यू भी आपको समझ आती है कैसे करनी है। उसमें आप इन्वेस्टिगेशंस देख लोगे, पेशेंट से पूछ लोगे कि आपको पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है किसी सिस्टम से रिलेटेड उसके टेस्ट करवा लोगे आप। ठीक है, अब स्पेशल टेस्टिंग में बेटे आपने सबसे पहले शुरू करना होता है ROM से। आप पहले रेंज ऑफ मोशन को मेजर करो, और रेंज ऑफ मोशन को हम किससे मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं बेटे, गोनियोमीटर। 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 बी अटेंटिव बेटे, ओके, गोनियोमीटर से। देन आपने स्ट्रेंथ देखनी है, तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं बेटे, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर स्ट्रेंथ, मैनुअल मसल टेस्टिंग, मैनुअल मसल टेस्टिंग। ठीक है, डायनेमोमीटर भी हम यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता इतना डायनेमोमीटर, तो हम MMT यूज करते हैं। MMT में आप ग्रेडिंग करते हैं कि किस ग्रेड की मसल स्ट्रेंथ है पेशेंट की। ठीक है, फिर आप इंड्योरेंस, इंड्योरेंस कैसे चेक करते हैं बेटे, रेपिटेशंस करवा। ओके, क्या टर्म यूज करते हैं हम इंड्योरेंस के लिए, जैसे स्ट्रेंथ के लिए हम MMT यूज करते हैं ना, तो इंड्योरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी टर्म हमने स्टडी की थी रिलेटेड टू इंड्योरेंस बॉयज, रेपिटेशन। रेपिटेशन मैक्सिमम। वेरी गुड, रेपिटेशन मैक्सिमम देखते हैं आप। ठीक है, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, 10 रेपिटेशन मैक्सिमम, तो RM आप देखते हैं, उससे आपको इंड्योरेंस पता चल जाती है। फिर आप बेटे फंक्शनल परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर आप देखते हैं स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ROM ये सारी चीजें लैक कर रही हैं तो फिर आप फंक्शनल परफॉर्मेंस, उसकी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड कोई फंक्शनल टास्क करवा के देख लें कि क्या इतनी स्वेरिटी है कि उसकी फंक्शनल इंपेयरमेंट भी है, फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन भी है उस इंपेयरमेंट की वजह से। सो बेटा दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ROM एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद आप बेटे टेस्टिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करती हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें MMT है, RM है। फिर आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, जैसे आपने स्ट्रेंथ मेजर की है MMT के थ्रू, तो किस ग्रेड की स्ट्रेंथ थी, मसल स्ट्रेंथ थी, आपने उसको रिकॉर्ड करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन करनी है आपने जरूर। ठीक है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर ट्रीटमेंट, जब आप पोस्ट असेसमेंट करो पेशेंट की, तो आपके पास प्री असेसमेंट वाला रिकॉर्ड हो जिससे आप कंपेयर कर सको। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, फिर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्लाई करनी है, और एट द एंड बेटे आपने रीएवेल्युएट करनी पेशेंट को कि आइदर उसकी प्री असेसमेंट वैल्यूज क्या थी और अब उसकी पोस्ट असेसमेंट या पोस्ट ट्रीटमेंट वैल्यूज क्या हैं, दोनों में कोई डिफरेंस आया है, डिफर कर रही है वैल्यूज या नहीं कर, दिस इज रीएवेल्युएशन। सो बेटा इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट, ये देखने के लिए आप आगे हम इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो बेटा हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमने हिस्ट्री ले ली, हमने एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन कर लिया, उसके बाद आते हैं आपने प्रिपेयर करना है पेशेंट को फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। उसके लिए आपने कोई भी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज सेलेक्ट की। ठीक है, अब किस बेसिस पे आपने पेशेंट की एक्सरसाइज सेलेक्ट की कि ये इस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किन बेसिस पे की बेटे, मैम जो कंडीशन क्या है और गोल्स क्या है हमारे? गोल्स क्या है, वेरी गुड। और अभी हमने एग्जामिनेशन में जब उसकी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस चेक की थी तो हम यही देख रहे थे कि इसको किस तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, किस कंपोनेंट में ये लैक कर रहे हैं, हमें उस तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसको करवानी है। ठीक है, और कितना, जब आपने इंड्योरेंस मेजर की तो स्ट्रेंथ मेजर की तो आपने ये देखा कि कितना वेट आपने, कितनी रेजिस्टेंस पेशेंट को देनी है
इनिशियली। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी एग्जामिनेशन और वेरिएशन पे। देन बेटे इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिकल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कि आइदर आपने मैकेनिकली रेजिस्टेंस देनी है पेशेंट को या मैनुअली देनी है। ओके, तो उसके लिए आपने गोल्स देखने हैं पेशेंट के, पेशेंट को जो आपने असेस किया, जो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स थी वो देखनी है, और आपके आउटकम्स क्या हैं आपने ये देखने हैं कि आप डिसाइड आउटकम्स आपके क्या हैं। फिर बेटे आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है एक्सरसाइज प्लान, और ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने पेशेंट को कोई एक्सरसाइज गाइड करनी होती है तो आप पहले उसको डेमोस्ट्रेट करके बताते हैं, खुद से बताते हैं कि आपने इस तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बेटे या एरोबिक ट्रेनिंग में एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि पेशेंट ने टाइट क्लोथिंग ना की हो, ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग या टाइट स्किनी क्लोथिंग जो है वो ना हो पेशेंट में, ठीक है। तो आपने पेशेंट को गाइड करने के यू आर गोइंग टू वियर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, ठीक है, ज्यादा टाइट क्लोथिंग स्किनी क्लोथिंग अवॉइड करनी है उसमें। ओके, देन बेटे आपने एक फर्म सरफेस प्रोवाइड करनी है पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आप जिस सरफेस को यूज करें, या आप जब पेशेंट लेटता है रात को तो उसका जो बेड है वो ना ज्यादा हार्ड हो बेटे ना ज्यादा सॉफ्ट हो। इसी तरह हम जिस सरफेस पे एक्सरसाइज करवा रहे हैं पेशेंट को वो ना ज्यादा हार्ड हो और ना ज्यादा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, फर्म हो लेकिन कंफर्टेबल हो पेशेंट के लिए। एंड यू आर गोइंग टू डेमोस्ट्रेट ईच एक्सरसाइज इन डिसाइड मूवमेंट पैटर्न। एक्सरसाइज आपने गाइड करनी है किस पैटर्न से उसने मूवमेंट परफॉर्म करनी है, आपने वो गाइड करनी है पेशेंट को। इज इट क्लियर बेटे? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? मैम मैम मतलब बेड की सरफेस ना ज्यादा हार्ड हो और ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो, तो फिर मतलब हम लोग उसकी क्या मेजरमेंट किस हिसाब से उसे देखेंगे कि ये वाला बेड नॉर्मल वो है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट? बेटे इसके लिए आप ये कहते हैं कि पेशेंट की टर्म्स में, पेशेंट की लैंग्वेज में आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है ना, तो आप उसको ये कहें कि इतनी सॉफ्ट भी ना हो कि धंसने वाला भी ना हो और इतना हार्ड भी ना हो कि आपको बैक पे पेन हो, ठीक है, जिसकी वजह से बस आपके लिए कंफर्टेबल भी हो और थोड़ा फर्म भी हो, ठीक है। तो वो जो धंसने वाली सरफेस होती है बिल्कुल आप उसके अंदर वो हो रहे हो तो वो वैसा ना हो, ठीक है, और इतना हार्ड भी ना हो कि आपकी डिस्क या आपके बैक पे प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। देन एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, बेटे जब हमने अप्लाई करनी है, अब हमने उसको प्रिपेयर कर लिया पेशेंट को फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, अब हमने एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अब हमने अप्लाई करना है। सो बिफोर अप्लाइंग एनी एक्सरसाइज बेटे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आपने 5 to 10 मिनट्स का वार्म अप करवाना होता है पेशेंट को, ठीक है। वार्म अप जब आपने पेशेंट को करवाना होता है तो आइदर जोन सा लिम्ब इन्वॉल्व है, अफेक्टेड लिम्ब है, उस साइड का भी आप वार्म अप करवा सकते हो, या अगर पेशेंट आपको लग रहा है स्लो है, अभी उसमें फियर ऑफ एक्सरसाइज है, इतना मोटिवेटेड नहीं है, तो आप उसको नॉन अफेक्टेड साइड, जो साइड उसकी अफेक्ट नहीं है, जो साउंड साइड है, आप उस साइड का पहले एक्सरसाइज करवाओ, उससे उसको वार्म अप करो और फिर आप अफेक्टेड साइड की तरफ आओ, ठीक है। देन बेटे वार्म अप की बात आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दो चीजें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है बेटे। एक प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस देनी कहाँ है, थेरेपिस्ट ने रेजिस्टेंस देनी कहाँ है पेशेंट को, और दूसरा बेटे जहां पे आपने हाथ रखा कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस देनी है, अब किस डायरेक्शन में आपने उसको रेजिस्टेंस देनी है, किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगानी है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में। यू आर गेटिंग मी? प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कहाँ पे आपने रेजिस्टेंस देनी है, आइदर आपने डिस्टली रेजिस्टेंस देनी है पेशेंट को, आइदर आपने प्रॉक्सिमली रेजिस्टेंस देनी है आपने। देन बेटे आपने किस डायरेक्शन में पेशेंट को रेजिस्टेंस देनी है, अगर आप फ्लेक्शन इंप्रूव करना चाह रहे हो तो आपने आप किस डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई करनी है, रेजिस्ट किस डायरेक्शन में करना है, और अगर आप एक्सटेंशन इंप्रूव करना चाह रहे हो तो आपने किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। इसी तरह अबडक्शन या एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हर तरह की मूवमेंट के लिए अलग डायरेक्शन होगी रेजिस्टेंस की कि आपने रेजिस्ट कहाँ पे करना है। देन बेटे आपकी स्टेबलाइजेशन है कि आपने स्टेबलाइज कहाँ करना है, प्रॉक्सिमली करना है या डिस्टली करना है। देन अगेन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज आ जाती है, आपकी रेपिटेशंस आ जाती हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को कैसे देनी है, वर्बली भी आप पेशेंट को गाइड करिए और रिटन इंस्ट्रक्शंस भी पेशेंट को दिए। फिर आपने थ्रू आउट द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना होता है, एंड देन बेटा एट द एंड आपका कूल डाउन पीरियड हो जाता है। वार्म अप में बेटा, वार्म अप में लाइट रेपिटेटिव डायनामिक साइट स्पेसिफिक मूवमेंट्स करवाते हैं, आप रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो वार्म अप में ज्यादा बेहतर ये समझा जाता है कि आप पेशेंट की आरओएम्स करवा लो या लाइट से स्ट्रेचेस करवा लो,
ठीक है, ज्यादा इंटेंस स्ट्रेचेस की तरफ आपने नहीं जाना, लाइट स्ट्रेचेस या आर्म करवा लो आप, ठीक है। सो अगर लो एक्सट्रीमिटी की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आपने गाइड करनी है पेशेंट को या वो अप्लाई करनी है पेशेंट पे, तो आप पेशेंट को ट्रेडमिल पे वॉक कर ले थोड़ी देर, ठीक है। सो दैट इज वार्म अप, या आप उसको ट्रंक की कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवा दो, ठीक है। देन प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमेशा बेटे रेजिस्टेंस आप अप्लाई करते हो डिस्टल एंड पे, प्रॉक्सिमल एंड को आप स्टेबलाइज कर देते हो, डिस्टल एंड पे आप रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, ठीक है। क्योंकि एक तो आपने डिस्टल एंड पे अप्लाई करना है, एक आपने जिस मसल को स्ट्रेंथन करना है ना बेटे, आपने उस मसल के डिस्टल एंड पे रेजिस्टेंस देनी है। इज इट क्लियर? प्रॉक्सिमल और डिस्टल में से आपने प्रॉक्सिमल एंड को स्टेबलाइज कर लेने, डिस्टल एंड पे आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, क्योंकि आप जिस मसल को स्टेबल स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो, आपने उस मसल के एंड पे रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द डेल्टॉइड मसल। आपने डेल्टॉइड के कितने फाइबर्स होते हैं बेटे? व्हाट इज द 3 इंटीरियर मिडल पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। आपने इंटीरियर फाइबर्स को डेल्टॉइड के जो है वो स्ट्रेंथन करना है। सो बेटा आप किस साइड पे रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे? कहाँ पे अटैचमेंट है डेल्टॉइड की? इंटीरियर फाइबर्स की बेटे। यस यस, इंटीरियर डेल्टॉइड की अटैचमेंट कहाँ पे है बेटे? मैम ह्यूमरस पे है, प्रॉक्सिमल एंड पे ह्यूमरस के, ह्यूमरस के कौन सी साइड पे? इंटीरियर, डेल्टॉइड पे पोस्टीरियर? ब्रेस्ट इंटीरियरली। इंटीरियरली, ठीक है। इंटीरियर डेल्टॉइड है तो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो बेटे आप इस तरह बताया करें, क्लियरली नेटनिकली बताया करें, किसी भी मसल की अगर कोई अटैचमेंट पूछे आपसे या रीजन पूछे। सो इंटीरियर एस्पेक्ट या इंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बोन, ठीक है। सो आप अब रेजिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई करेंगे? मैंने आपको कहा जिस मसल को आपने स्ट्रेंथन करना है उसके डिस्टल एंड पे, तो आपका ह्यूमरस पे लगा हुआ है इंटीरियर डेल्टॉइड, ठीक है। अब आप प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे दोगे रेजिस्टेंस या डिस्टल ह्यूमरस पे दोगे? कहाँ से आप डिस्टल, स्टेबलाइज करोगे और कहाँ पे रेजिस्टेंस दोगे? प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे को स्टेबलाइज करेंगे और डिस्टल पे वेरी रेजिस्टेंस गुड, प्रॉक्सिमली आपने स्टेबलाइज कर लिया, डिस्टली ह्यूमरस पे आपने रेजिस्टेंस दी, क्योंकि आपने इंटीरियर डेल्टॉइड को स्ट्रेंथन करना है और उसकी अटैचमेंट जो है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस पे है। और मैंने आपको कहा था जिस मसल को स्ट्रेंथन करना है उसके डिस्टल एस्पेक्ट पे आपने रेजिस्टेंस देनी है, ओके। Now look at this picture. This is where anterior deltoid is attached. ये इंटीरियर डेल्टॉइड की अटैचमेंट है। प्रॉक्सिमली बेटे आप पेशेंट को यहाँ से स्टेबलाइज कर लोगे और डिस्टली आप यहाँ से रेजिस्टेंस दोगे। Is it clear? So resistance is applied to the distal end of the segment in which the muscle to be strengthened attaches. For example, to strengthen the interior deltoid here. ओके सो बेटा अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप फ्लेक्शन करवाएंगे, हम डेल्टॉइड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो हम उसकी फ्लेक्शन और एबडक्शन को इंप्रूव कर रहे हैं। इज इट सो? ऐसा ही है, यही मूवमेंट्स हैं डेल्टॉइड की, ठीक है। एक आपकी फ्लेक्शन और एबडक्शन, जब हम जिस मसल को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं बेटे, तो उसकी जो मेन मूवमेंट होती है, जो मेन एक्शन होता है उसका, आप उसको इंप्रूव कर रहे होते हो उस मसल को स्ट्रेंथन करके। तो आप उसकी फ्लेक्शन को इंप्रूव कर रहे हो और उसकी एबडक्शन को इंप्रूव कर रहे हो। सो बेटा अपने शोल्डर की फ्लेक्शन करिए, फ्लेक्शन भी ऊपर की तरफ है और एबडक्शन भी ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने जो रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है वो किस डायरेक्शन पे करनी है? रेजिस्टेंस आप किस डायरेक्शन में दोगे पेशेंट को? ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। आप नीचे की तरफ रेजिस्टेंस दोगे, पेशेंट ऊपर की तरफ अपने बाजू को लेके जाएगा। तो जितनी आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे, पेशेंट उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा अपने बाजू को ऊपर करने के लिए। तो पेशेंट की कौन सी मूवमेंट इंप्रूव हो रही है बेटे? फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, ऊपर की तरफ, ठीक है। उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ इंप्रूव हो रही है क्योंकि आप रेजिस्टेंस नीचे की तरफ दे रहे हो। तो जितनी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का हमेशा आपने ये प्रोटोकॉल याद रखना है कि पहले पेशेंट को लाइट रेजिस्टेंस दो, ठीक है। जब आप देखो पेशेंट एक्टिवली लेके जा रहे हैं, इतनी फोर्स है पेशेंट की, इतनी स्ट्रेंथ है डेल्टॉइड में कि वो आपकी मिनिमम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकता है, तो फिर आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो। अब रेजिस्टेंस दोबारा इंक्रीज करो, थोड़ा सा फिर वो ऊपर ले जाए, फिर आप वहां पे रोक के दोबारा रेजिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज करो, फिर वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाए। तो इस तरह आप इंटरवल्स में इंक्रीज करो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप रेजिस्टेंस नीचे की तरफ इंक्रीज करते जाओगे, तो उसकी जो मेन मूवमेंट है डेल्टॉइड की, जो कि फ्लेक्शन और एबडक्शन है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स में इंक्रीज करती जाएगी,
ठीक है। सो इस तरह हम गेन करते हैं, डेल्टॉइड इंटीरियर डेल्टॉइड की स्ट्रेंथ गेन हो रही है, साथ उसकी मूवमेंट की आरओएम गेन हो रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो मैम ये जो जिम में करवाते हैं शोल्डर की गेम, तो उसमें ना वेट हाथ में पकड़ा देते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ये पिक्चर में दिखाया ना 90 के एंगल पे, हाँ 90 जी के एंगल तक अगर ले आओ तो कहते हैं कि यहाँ पे आपके फाइबर एक्टिवेट हो गए, ये जैसे ठीक इस है। पिक्चर में है। अगर इससे आप ऊपर भी लेके जाओगे ना तो इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो हम क्या इससे नाम से कहते इससे ऊपर पे बस कह देते हैं इंजरी के चांसेस होती है। हैं जी। नहीं और बेटे कहते ऐसा नहीं। नहीं ज्यादा ऊपर ले जाओ तो फिर इंजरी के चांस, ज्यादा लेकिन कहते ऊपर हैं ले जाओ। फाइबर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। फाइबर एक्टिव, फाइबर तो बेटे यहाँ पे भी नहीं, फाइबर तो आप जैसे ही बाजू फ्लिकर ही करते हो ना, फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्शन से ही फाइबर आपकी एक्टिवेट हो जाती है। 90 डिग्री तक आने की जरूरत नहीं है। वो आप जब आपने अपनी बाजू को उठाया ही फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ही बनी आपके मसल्स में, फाइबर तो तभी एक्टिवेट हो गया आपके। ठीक है, फाइबर तो आपके तभी एक्टिवेट हो गया, आपने अब स्ट्रेंथ बढ़ानी है उन फाइबर्स की, इसलिए आप रेजिस्टेंस देके ऊपर लेके जा रहे हो। एक्टिवेशन, अब स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है बेटे, उनमें ये होता है कि उनके फाइबर की एक्टिवेशन ही नहीं होती। ठीक है, वो कोशिश करती हैं लेकिन उनकी फिंगर्स, आपने देखा होगा कि ट्विचेस महसूस हो रही होती हैं हमें देखने से, कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं आती। अब ये भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आइदर जब उसने कोशिश की तो हाथ थोड़ा हिला, बाजू थोड़ा हिला, ट्विचेस आए, कोई फ्लिकर ऑफ मूवमेंट हुई, अगर हुई तो इसका मतलब है कि एक्टिवेशन हो गई मसल्स की, फाइबर्स की एक्टिवेशन हो गई है, रिफ्लेक्स जनरेट हो गया है। ठीक है, जो एक आर्क डेवलप होती है वो डेवलप हो गई है। लेकिन अगर इन केस वो भी नहीं होता बेटे, तो फिर आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस देनी होती हैं ताकि पेशेंट का रिफ्लेक्स जनरेट हो, फाइबर्स एक्टिवेट हो, क्योंकि फाइबर्स के एक्टिवेट होने के बाद ही आप उसकी मूवमेंट को गेन करते हो, स्ट्रेंथ को गेन करते हो। सो जो यस मैम। ट्विचेस होती है या मसल, आप देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्शन, मसल में फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन आती है, वो थोड़ा बाजू को हिला लेता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, रिफ्लेक्स है अंदर, मसल्स एक्टिवेट, फाइबर्स एक्टिवेट हो गई हैं, अब हमने इसको मजीद स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, सो सिवियरिटी ऑफ स्ट्रोक या पैरालिसिस का हमें स्टेज ऑफ पैरालिसिस का इसी तरह पता चलता है। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, ये थी आपकी बेटे प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपने रेजिस्टेंस की जगह आपको पता चल गई कि आपने कहाँ रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, डिस्टल एंड ऑफ द मसल टू बी स्ट्रेंथेंड। ओके, अब आप ये देखो कि डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आपकी क्या है। यहाँ पे तो मैंने आपको बेटे बता दिए कि डायरेक्टली ऑपोजिट टू दिस डिजाइड मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों आपको ये बताया, क्योंकि बेटा हम कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस करवा रहे थे। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस मींस के बेटे, ये देखिए डेल्टॉइड मसल है, ठीक है, फ्लेक्शन और एब्डक्शन में आपके इंटीरियर डेल्टॉइड फाइबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्सेंट्रिकली, यानी शॉर्टन होना है, टुवर्ड्स द सेंटर मूव करना है। सो बेटा आप मूवमेंट भी वही करवा रहे हो और कॉन्सेंट्रिकली जो शॉर्टन कर रही है आपके इंटीरियर डेल्टॉइड को। तो अगर इन केस आप कॉन्सेंट्रिकली एक्सरसाइज रेजिस्टेंस करवाओगे तो इस केस में आपने रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऑपोजिट लगानी है। इज इट क्लियर? यू गॉट मी बेटे? यस मैम। समझ आइए। लेकिन इन केस अगर दोबारा आप, बताते हैं। मैं बताती हूँ, इन केस अगर आप इसेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो, व्हाट डज दैट मीन? अगर आपने यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ट्राइसेप्स की, अगर आप एल्बो को एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो आपके ट्राइसेप में कौन सी कॉन्ट्रेक्शन हो रही है बेटे? कौन सी, कॉन्सेंट्रिक या इसेंट्रिक? इसेंट्रिक में। इसेंट्रिक बेटे, व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग द एल्बो, आपके ट्राइसेप में लेंथनिंग हो रही है, लेंथेंड हो रहा है आपका ट्राइसेप, तो ये आपकी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस में रेजिस्टेंस अगर आपने ऐड करनी है तो आप सेम डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ऐड करोगे एज दैट ऑफ मूवमेंट। अब आप जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, एक्सटेंशन में एल्बो जा रहा है, आप उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस दोगे। इज इट क्लियर बेटे? आप पीछे से रेजिस्ट करोगे, आप रेजिस्ट करोगे और वो एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएगा। इज इट क्लियर? सो कॉन्सेंट्रिकली, यस मैम। ओके बेटा मैं रिपीट करती हूँ, एक होते हैं कॉन्सेंट्रिक
एक्सरसाइज रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है इसेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस। कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस जिसमें आपके मसल की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसको आप स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो। जैसे बेटे हमने यहाँ पे देखा कि इंटीरियर डेल्टॉइड का काम क्या है, फ्लेक्शन और एबडक्शन। जब भी बाजू आप ऊपर लेके जाओगे तो आपके डेल्टॉइड के जो इंटीरियर फाइबर्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, वो शॉर्टेंड होंगे, ऐसा ही है। तो जब आप उस मसल की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो, उस डायरेक्शन में आपने रेजिस्टेंस देनी है, तो इस कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आपने जो रेजिस्टेंस देनी है बेटे, वो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में देनी है। आपका बाजू ऊपर जा रहा है, आप रेजिस्टेंस नीचे की तरफ दे रहे हो, ऐसा क्लियर। लेकिन इन केस अगर आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो किसी मसल की, ट्राइसेप की, जैसे हम कहते हैं कि एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन में ट्राइसेप आपका लेंथन होता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस केस में बेटे आपने जो रेजिस्टेंस देनी है वो सेम डायरेक्शन में देनी है, ठीक है। आप बाजू को भी एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं, आप रेजिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ बेटे कि आपकी डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, कहाँ आपने फोर्स लगानी है, किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगानी है, वो डिफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि आप कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज करवा रहे हो या इसेंट्रिक। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस मसल पे और उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बेटे? यस मैम, थैंक ओके। अब बेटे स्टेबलाइजेशन, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस अप्लाई करनी है तो आपने स्टेबलाइजेशन हमेशा प्रॉक्सिमल अटैचमेंट पे देनी है, ठीक है। मसल की अटैचमेंट डिस्टली पे आपने रेजिस्टेंस देनी है और प्रॉक्सिमली जहां मसल अटैच है वहां पे आपने स्टेबलाइजेशन देनी है, ठीक है। सो अगर आप नॉन वेट बेरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन ऑफ अ सेगमेंट यूजुअली इज अप्लाइड एट द प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑफ द मसल। अब इसमें बेटा एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन से मुराद है कि थेरेपिस्ट अगर स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर थेरेपिस्ट स्टेबलाइज कर रहे हैं पेशेंट की प्रॉक्सिमल एंड को, दैट इज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। अगर इंटरनल स्टेबलाइजेशन क्या होगी बेटे, इंटरनल स्टेबलाइजेशन कैसे होगी बेटे? मैम मसल सब फोर्स लगा के स्टेबलाइज करे। पेशेंट खुद अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे और उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रखे। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं, आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां पे फोर्स जनरेट किया और उस फोर्स को होल्ड करके रखा, तो आपने उस जॉइंट को या उस जो सेगमेंट है आपका, उसको आपने स्टेबलाइज खुद ही किया, ठीक है। सो नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज में बेटे एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन ऑफ अ सेगमेंट यूजुअली इज अप्लाइड एट द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज अप्लाइड बाय द थेरेपिस्ट व्हिच इज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। बट in case of multi joint resistance exercises in weight bearing posture, यानी आपके मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, आप अगर एंकल पे रेजिस्टेंस दे रहे हो तो आपका हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व है बेटे और नी जॉइंट भी इन्वॉल्व है, ऐसा ही है ना। अब मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो गए हैं, आप एंकल पे रेजिस्टेंस दे रहे हो, डिस्टल एंड पे आपने रेजिस्टेंस देनी है ना, आपने एक हाथ से एंकल पे रेजिस्टेंस दी, दूसरे हाथ से बेटे आपने उसके हिप को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। दरमियान में अब उसका नी जॉइंट है, अब नी जॉइंट को उसने खुद स्टेबलाइज करना है, वो कैसे करेगा, अपने क्वाड मसल्स की और अपने इंटीरियर फाइबर्स की वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रखेगा। जैसे हम कहते हैं कि नीचे की तरफ अपने घुटने से जोर लगाएगा पेशेंट, जब पेशेंट नीचे की तरफ अपने घुटने से जोर लगाएगा तो उसका क्वाड्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस जोर को जब वो रोक के रखेगा, इसका मतलब है बेटे कि उसने अपने नी जॉइंट को स्टेबलाइज किया, एक्टिवली खुद किया। This is internal stabilization by the patient himself. Is it clear? तो आपने हिप जॉइंट को खुद स्टेबलाइज कर दिया, नी जॉइंट को पेशेंट ने खुद स्टेबलाइज किया बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्स मसल और उस क्वाड्स मसल की कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रखा और आप इजीली रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे एंकल जॉइंट पे। अब आपकी जो मूवमेंट होगी वो प्योर एंकल जॉइंट की मूवमेंट होगी, आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ऐसे क्लियर? तो मैम मतलब मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज में पेशेंट खुद स्टेबलाइज करेगा, हमने एक्सटर्नल पेशेंट नहीं खुद अप्लाई। पेशेंट खुद स्टेबलाइज करेगा। और अगर आप हिप जॉइंट को आप स्टेबलाइज कर सकती हैं, पेल्विस को आप स्टेबलाइज करेंगी, लेकिन अगर नी है तो उसको वो खुद स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। सो कैसे करेगा, जो उसके एसोसिएटेड मसल्स हैं या उस जॉइंट पे जिस मसल की अटैचमेंट है उस मसल को उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, शॉर्टेंड करना है और उस शॉर्टेंड पोजीशन को रोक के रखना है। दिस इज हाउ इंटरनल स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। क्लियर है बेटे? देन बेटे आपकी अब आती है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज।
इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज में बेटे कि आप लोड कितना अप्लाई करें ड्यूरिंग रेजिस्टेंस। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपने हमेशा याद रखना है कि इनिशियली आपने मिनिमम लोड से स्टार्ट करने, और फिर बेटे आपने देखना है कि अगर वो मिनिमम लोड के अगेंस्ट जो मूवमेंट है वो उसकी पेन फ्री है तो उसके बाद आपने लोड को इंक्रीज करना। ठीक है, सो रेपिटेशन मैक्सिमम हम यहाँ पे यूज करते हैं टर्म कि हमने कैसे यूज करनी है। दूसरा बेटा अगर आपके पास कोई पेशेंट आए न्यूरोलॉजिकल डिजीज के साथ, ठीक है, कोई प्रोग्रेसिव मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है, तो आपको पता है कि प्रोग्रेसिव पेशेंट की जो प्रोग्रेसिव मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होता है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें प्रोग्रेसिवली पेशेंट के मसल्स वीकनेस की तरफ जाती हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि पेशेंट के मसल वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी वीकेंड है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो आपने उसमें अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को जरा कंट्रोल करना है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करना है, अलाइनमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, और अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को आपने मिनिमम रखना है। सो बेटे मैनुअली कैसे हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं, ये आप लोग जब ऑन कैंपस आएंगे तो मैं एक दफा आपको क्लास भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली हम जब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं बेटे तो वो बहुत जर्की मूवमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, सो एक स्मूथ मूवमेंट आपने कैसे अप्लाई करनी होती है और उसमें स्मूथली आप रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज करते हो और मूवमेंट गेन होती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ओके, सो नंबर ऑफ रेपिटेशंस की अगर हम बात करें बेटे तो 8 to 10 रेपिटेशंस होती हैं इन वन सेट। ओके, सो एक्यूट, अब बेटे दो चीजें आपने याद रखनी है, जब भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे, फर्स्ट डे ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे पेशेंट जब घर जाएगा तो उसके मसल में सोरनेस जरूर होगी, उसके मसल में फटीग, स्पास्टिसिटी, ये सारी चीजें जरूर डेवलप होगी। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं ऑन मसल सोरनेस। ठीक है, एक मसल सोरनेस जो होती है वो एक्यूट होती है और एक होती है क्रॉनिक। सो बेटा जो ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस है वो इसका एक ड्रॉबैक तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन इनिशियली पेशेंट ये फील करता है। अब इसकी क्या रीजन है पीछे और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम अगली स्लाइड्स में ये भी देखेंगे। ठीक है, तो पेशेंट के मसल्स फटीग करेंगे, सोरनेस डेवलप होगी फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, इनिशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ रेपिटेशन और सेट्स। सो अगर आप फटीग को अवॉइड करना चाहते हैं तो फौरन से वेट को इंक्रीज करने की बजाय आप उसी वेट पे नंबर ऑफ रेपिटेशंस को इंक्रीज कर दो। ठीक है, सो दिस इज द वे, जिस तरह आप पहले अगर आपने 5 रेपिटेशंस करवाई हैं, आप नेक्स्ट डे उसी वेट के साथ 8 to 10 रेपिटेशंस करवाओ। एक वीक में आप 8 to 10 रेपिटेशंस ही रखो आप अपने एक सेट में। ठीक है, जब आप देख लो कि मसल सोरनेस मैनेज हो गई है, मसल्स अब 8 to 10 रेपिटेशंस पे फटीग नहीं होते इतने वेट के साथ, फिर आप वेट को इंक्रीज कर दो इन 8 to 10 रेपिटेशंस। ठीक है बेटे, साथ हमने बेटे वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज नहीं करना चाहिए, पेशेंट की मैन टर्म में पेशेंट को गाइड करें जिससे उसको समझ आए। और अगर आपको कोई ओल्ड एज पेशेंट है या भूल जाते हैं पेशेंट्स, या छोटे बच्चे हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स जो केयर टेकर्स हैं आपने उनको गाइड करना है, तो ये मेक श्योर करें कि उनके साथ जो है उनको गाइड करें, एक्सरसाइज पेशेंट को गाइड ना करें, क्योंकि पेशेंट ओल्ड एज में भूल जाते हैं जैसे, और बच्चे से सही से रिसीव नहीं करते कि आप उन्हें क्या गाइड कर रहे हैं। सो हमेशा फैमिली को या केयर गिवर्स को भी गाइड करें, और अगर आपको लग रहा है कि वर्बली गाइड करने के बाद पेशेंट को रिटन गाइड करने की भी जरूरत है, पेशेंट को साथ आप एक्सरसाइज प्लान लिख के दें तो आप वो भी साथ दें इसको। फिर बेटा ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द होल ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, कुछ पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं। ओके, देन बेटा एट द एंड आपका आ जाता है कूल डाउन। कूल डाउन में आप कोई भी एक्सरसाइज करवा लें, वॉकिंग करवा लें, रनिंग करवा लें, या स्टेशनरी साइकिलिंग करवा लें, या बेटे आप जेंटल स्ट्रेचेस, लाइट स्ट्रेचेस करवा लें, या आरओएम्स करवा लें। सो बेहतर ये है वार्म अप में भी और कूल डाउन में भी आरओएम्स करवा लें और जेंटल स्ट्रेचिंग करवा लें। अच्छा, अब बेटा आपकी जो प्रिकॉशंस हैं फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा वेल्सेल्वा मैन्यूवर। व्हाट इज वेल्सेल्वा मैन्यूवर बेटे? फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सॉरी बेटी आवाज बहुत आपकी स्लो है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ब्रीथ लेते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं। इसमें बेटे आप जब डीप इंस्पायरेशन करते हो उसमें आपका क्लोजर ऑफ ग्लोटिस हो जाएगा। आपने जैसे हम पेशेंट को ब्रिजिंग गाइड करते हैं,
ब्रिजिंग या विलियम फ्लेक्शन, नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं। तो पेशेंट्स अमूमन क्या करते हैं, उन्होंने अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, साथ अपनी सांस भी रोक लेते हैं, ठीक है, डीप इंस्पायर किया और क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस की वजह से एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब क्या होता है, उनका इंट्रा एब्डोमिनल इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस डीप इंस्पायरेशन को रोक के रखते हैं, ठीक है। सो आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, वो फोर्स करता है, वो ब्लड को पंप करता है, और इसलिए आपकी जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है बेटी वो इंक्रीज हो जाता है। तो ट्रांसिएंट इंक्रीज आता है आपकी ब्लड प्रेशर में, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में। तो वेलसेल्वा में इसलिए पेशेंट को जब भी आप एक्सरसाइज गाइड करें जिसमें ब्रिजिंग है या आपकी नी टू चेस्ट है या कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें आपका ट्रंक इन्वॉल्व है, अपर थोरेसिक इन्वॉल्व है, आप पेशेंट को कहें कि आपने साथ सांस लेते रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उसको गाइड करते रहे कि रिलैक्स हो, डीप ब्रेथ करें, अब रिलैक्स करें, ठीक है, एक्सपायर करें, एक्सहेल करें। तो पेशेंट इस केस में ये करते हैं, आप उसको कहते हैं कि एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने, ठीक है, और पेशेंट अपना सांस रोक लेते हैं। तो पेशेंट को आप क्या गाइड करिए कि अगर आप एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कह रही है तो उसको कहिए कि सिर्फ आपने ये एब्डोमिनल मसल्स जो आपके एम्ब्लाइकस एरिया के या पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, सिर्फ इधर से जोर लगाना है, ऊपर से जोर नहीं लगाना, चेस्ट से आपने जोर नहीं लगाना। या अगर टांग के मसल्स को आप स्ट्रेंथन करवाना चाहते हैं तो उसको गाइड करिए पेशेंट को कि सिर्फ टांग के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, होल बॉडी को या अपर थोरेसिक को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, और अपने इंस्पायरेशन को रोक के नहीं रखना, होल्ड नहीं करना, ठीक है। तो पेशेंट्स को ये गाइड करते हैं आप ब्रीथिंग के साथ ही कि आपने सांस लेते रहते हैं, ठीक है। तो पेशेंट क्या होता है, वो अपना सांस रोक लेता है वहां पर, ठीक है। सो वो होल्ड करके रखने की वजह से उसका इंट्रा एब्डोमिनल इंटरथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से बेटे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो कौन से पेशेंट्स हैं बेटी जो एट रिस्क होती हैं ऑफ वेलसेल्वा मैन्योर, उसमें आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कोई पेशेंट है जिसकी लिपिड प्रोफाइल अच्छी नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ऑलरेडी रेज्ड है पेशेंट के, और बेटा अगर थायराइड के पेशेंट्स हैं उनमें भी आप ख्याल रखते हैं, और बेटे वेरी इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में। सो इस तरह के पेशेंट्स में कि एक्सर्शन ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े और ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो, आप अवॉइड करते हैं, पेशेंट को साथ गाइड करते हैं, इसलिए लाइट इंटेंसिटी का करवाते हैं और पेशेंट को खुद आप अपनी सुपरविजन में करवाएं, इस तरह की एक्सरसाइजेस खुद से करने के लिए गाइड ना करें, ठीक है। इस तरह न्यूरो सर्जरी, आई सर्जरी कोई हुई है तो आपने पेशेंट को मॉनिटर करना साथ। दूसरा बेटे सब्स्टिट्यूट मूवमेंट्स, सब्स्टिट्यूट मूवमेंट्स को आपने अवॉइड करना होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे, वरना जो आप मसल जिसको आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस पर वो प्रॉपर इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि और मसल्स भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और सब्स्टिट्यूट दूसरे जॉइंट्स पे भी मूवमेंट आ रही होती है। तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि जिस मसल को मैंने स्ट्रेंथन करना है पर्टिकुलरली प्योर वहां पे मूवमेंट हो, ऐसे क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट मूवमेंट्स को आपने अवॉइड करना होता है। ओवर ट्रेनिंग को आपने अवॉइड करना है बेटी, अगर हम फर्स्ट डे पे ही हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं बेटे, तो उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है। क्यों डिक्लाइन कर जाती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट सेशन के बाद आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पेशेंट की मसल्स फटीग हो जाती हैं, पेशेंट के मसल्स प्लास्टिक हो जाती हैं, सोरनेस डेवलप हो जाती है वहां पे, और फिर इसलिए पेशेंट का जो नॉर्मल फिजिकल परफॉर्मेंस है वो मजीद खराब हो जाती है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। सो ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से होता है। ओवरवर्क बेटा जिसमें मैंने आपको बताया कि मसल्स जो हैं वो ऑलरेडी वीकेंड होती हैं, तो आप उनको जब हाई इंटेंसिटी शुरू में करवा देती हैं या नंबर ऑफ रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा करवा देती हैं तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ डिटोरिएट कर जाती है, और इसके लिए हम बेटे टर्म यूज करते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस, ठीक है, या हम कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है, DOMS, डोन्स, ठीक है। अब ये जो मसल सोरनेस होती है बेटे ये एक्यूट भी हो सकती है, एक्यूट मसल सोरनेस, या डिलेड भी हो सकती है, दैट इज DOMS, डोन्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। यू पीपल आर गेटिंग मी बेटे? यस ओके अब बेटा इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ कि क्यों मसल्स सोरनेस की तरफ चले जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, या क्यों स्पास्टिक हो जाती है। उसमें होता ये बेटे कि जब आप उसको एक्टिविटी करवाते हो उसके मसल्स एक्टिवेट होती हैं। अब वहाँ पे जो मेटाबोलाइट्स हैं जैसे लैक्टिक एसिड है या पोटाशियम है उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है,
क्योंकि आप उस पेशेंट को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, मसल्स ज्यादा एक्टिवेट हो रही है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो मसल्स फटीग में चली जाती हैं, क्योंकि वहां पे मेटाबोलाइट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। जब मेटाबोलाइट्स की या एक्सुडेट्स जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी बेटे, तो जो ब्लड स्मूथली फ्लो कर रहा था अब उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलगी रास्ते में, ठीक है, जैसे बम्प्स बन जाती हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो आपको बैरियर्स मिलते हैं आपको ब्लड फ्लो को रास्ते में इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट्स, अब बेटा आपका जो ब्लड फ्लो है वो एडिक्वेटली नहीं पहुंचेगा आपके एरियाज में, ठीक है। सो लैक ऑफ एडिक्वेट ब्लड फ्लो की वजह से वहां पे इस्कीमिया डेवलप होगा, ब्लड फ्लो ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हुई, ब्लड सर्कुलेशन कम हुई तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, ठीक है। सो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स या वेस्ट मटेरियल, ये डेवलप करता है बेटे मसल सोरनेस, क्योंकि आपके मसल को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रही, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, तो बेटे वहां पे डेवलप हो जाती है मसल सोरनेस, इसलिए मसल ज्यादा जल्दी फटीग हो जाता है और मसल वहां पे सोरनेस और स्टेलनेस की पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। सो ये किस तरह की पेन होती है, ये बर्निंग पेन आपको फील होती है मसल में, ठीक है। तो बेटा डोम्स डिलेड ऑनसेट, अगर एक्यूट नहीं है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है तो वो 12 to 24 आवर्स के बाद शुरू होती है, ठीक है, और एक पीक होती है आफ्टर 24 to 48 आवर्स। इडियोलॉजी क्या है बेटा, इसकी रीजन क्या है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर डोम्स, ठीक है, डोम्स क्या है, डोम्स की इडियोलॉजी क्या है, ठीक है, डोम्स क्यों डेवलप होती है, तो बेटा डोम्स क्यों डेवलप होती है, एक रीजन तो मैंने आपको बता दी, वेस्ट एक्यूमुलेशन थी, ठीक है, मसल्स को आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, मसल्स ने एक्टिवेट हुए मसल्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। सो वेस्ट मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन वहां पे बैरियर्स बना देती है, तो वहां से जो ब्लड नहीं स्मूथली फ्लो करना था, अब ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हुई तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई डेफिशिएंट हो गई, वहां पे मसल फटीग और सोरनेस की तरफ चला गया, ठीक है। सो बेटा सेम इज द केस विद मसल स्पाज्म थ्योरी। देन इज बेटा कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन, अगर आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शुरू में दे देती हैं तो आपका मसल उस ज्यादा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बेटा एकदम से एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से मैकेनिकली डिस्ट्रप्शन में चले जाते हैं आपके मसल फाइबर्स, जिसको हम कहते हैं वियर एंड टियर, तो वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ। दूसरा बेटा डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज, इसीलिए ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि आपके टिश्यूज में आपके मसल्स में डिजनरेशन की तरफ जाते हैं, सो आप लेस इंटेंसिटी एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं, ओके। देन बेटे आपने अब इन डोम्स को प्रिवेंट कैसे करना है और ट्रीट कैसे करना है, बेटा इसका ये तरीके है कि आप प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाओ, शुरू में वार्म अप करवाया, फर्स्ट सेशन आपने लो इंटेंसिटी का रखा, ठीक है, एंड पे आपने कूल डाउन करवाया, ठीक है, या जेंटल स्ट्रेचेस करवाए, इसी तरह आपने वन सेशन लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्लाई करनी है, देन आप नेक्स्ट सेशन में उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करो, फर्स्ट सेशन में उसी लो इंटेंसिटी की रेपिटेशंस को इंक्रीज करो, ठीक है। सो यूज ऑफ रेपिटेटिव कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस, या अगर बेटे आपने फर्स्ट ट्रेनिंग पेशेंट को करवाई है और पेशेंट घर गया तो उसको मसल सोरनेस डेवलप हो गई है, इस मसल सोरनेस को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका ये होता है कि जो एक्सरसाइज से पेशेंट को मसल सोरनेस डेवलप हुई है ना, आप रिपीटेडली दोबारा वही एक्सरसाइज उसको करवाते हो, उसके मसल्स यूज्ड टू हो जाएंगे, ठीक है, वो बैरियर्स खुद ही रिमूव हो जाएंगे मूवमेंट से, और बेटे वो आपकी जो डोम्स है या मसल सोरनेस है वो खुद ही रिमूव हो जाए, इज इट क्लियर। इसके अलावा बेटे आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई कंप्रेशन गारमेंट्स या कंप्रेशन स्लीव अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा बेटे वहाँ पे आइसिंग करना, कंप्रेशन देना, एलिवेशन पे रखना, ये ज्यादा चीजें मैटर करती हैं और इनसे ट्रीट होता है आपका सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। या आप उसको हाई स्पीड मूवमेंट करवाते रहो, कंटिन्यू करवाओ, तो जब आपको जिस मूवमेंट की वजह से वो डेवलप हुए वही दोबारा दोबारा करवाओगे तो वो आपका मसल अडेप्ट कर जाएगा उसके साथ और सोनेस भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। या आप आइसिंग करें, आइसिंग को कहते हैं क्रायोथेरेपी, ठीक है, या आप आइसिंग अप्लाई करें, पेशेंट को साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जरूर दें जिसमें आपको विटामिन सी, ई या विटामिन डी है, ठीक है, टॉपिकल कोई क्रीम या जेल यूज करें, उससे ये होगा कि पेशेंट को रिलैक्सेशन इंड्यूस इफेक्ट्स आती हैं, तो पेशेंट को वो सोनेस जो है वो फील नहीं
बेटा दूसरा इसका जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ड्रॉबैक या कॉम्प्लिकेशन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकती है। अगर ऑलरेडी उसकी बोन्स वीक हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स हैं उसकी, तो आप उसको मैक्सिमम स्ट्रेस ना दें उसकी बोन्स पे या उसके मसल्स पे, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा वीकिंग बोन्स पे स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, तो वो फ्रैक्चर की तरफ जाती है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, रिस्ट और रिब्स के फ्रैक्चर, दे आर वेरी कॉमन। Any problem बेटे? Everything is clear? मैम ओवर ट्रेनिंग और ओवर वर्क में डिफरेंस बता दें। मैं बताती हूँ। ओके बेटा, ओवर ट्रेनिंग में ये होगा कि आपने उसको शुरू में ही उसकी रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज किया, आपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस को सिर्फ इंक्रीज नहीं किया, आपने रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज किया, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हुई। दिस इज ओवर ट्रेनिंग। लेकिन ओवर वर्क क्या है कि आपने एक मसल को स्ट्रेंथन किया, उसके बाद उसी मसल की स्ट्रेंथ डिटोरिएट कर दी, डिक्लाइन कर दी, तो मसल की स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना, दैट इज ओवर वर्किंग ऑफ दैट मसल्स, कि मसल ने ज्यादा काम किया, उस मसल ने, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथ डिक्रीज की। ओवर ट्रेनिंग में ये होगा कि आपकी बॉडी फटीग हो गई, और आपकी बॉडी के फटीग होने की वजह से आपकी आगे फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन की, ठीक है। लेकिन ओवरवर्क में आपने मसल ने ज्यादा काम किया, जिस मसल को आप स्ट्रेंथन कर रहे थे, और उसी मसल की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दी, दैट इज ओवरवर्क। ओके, इज इट क्लियर? जी मैम। एनी अदर प्रॉब्लम? इसको रिपीट कर दे। Eccentric exercise contraction. ओके, सो बेटा एनी क्वेश्चन? कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक का बेटे आपने पूछा था। बेटा कॉन्सेंट्रिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये होती है जिसमें आपके मसल की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, और मतलब किसी भी मसल की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब उसी मसल की जो मेन मूवमेंट होती है, जो उसका एक्शन होता है, आप वही परफॉर्म करें। इंटीरियर डेल्टॉइड का काम क्या है कि उसने फ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और एबडक्शन करवानी है, ठीक है। सो अगर हम बाजू ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो इंटीरियर डेल्टॉइड फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, शॉर्टेंड हो रही हैं, कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो जब किसी मसल की, जिसको आपने स्ट्रेंथन करना है, उसकी मूवमेंट आप मेन मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे हो, जिसमें वो मसल शॉर्टेंड हो रहा है, तो उस केस में आपने रेजिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में देनी है। और अगर इन केस अगर आप उसकी मूवमेंट वो वाली करवा रही हैं जिसमें उस मसल की लेंथनिंग हो रही है, वो लेंथेंड हो रहा है, तो आपने वहां पे इसेंट्रिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपने उस केस में जो रेजिस्टेंस देनी है बेटे, वो आपने सेम डायरेक्शन में लेनी है जो आपकी मूवमेंट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम ट्राइसेप को देखें और हम एल्बो की एक्सटेंशन करवाएं, तो ड्यूरिंग दैट मूवमेंट आपका ट्राइसेप लेंथेंड हो रहा होता है, इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। सो अब इस केस में जब आप रेजिस्टेंस देंगे तो सेम डायरेक्शन में देंगे, एल्बो भी आपकी एक्सटेंड कर रही है और आप डायरेक्शन भी एक्सटेंशन वाली साइड पे दे रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि आपने रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या रखनी है। एनी अदर प्रॉब्लम? हम लोग रेजिस्टेंस ट्राइसेप मसल को देंगे या एल्बो को देंगे आप एक्सटेंशन के ट्राइसेप वक्त? पे ही दोगे, डिस्टली दोगे, ठीक है। ठीक। ऐसे क्लियर? एनी अदर Yes. प्रॉब्लम बेटे? मैम मैंने एक और सवाल पूछना था, नॉट रिलेटेड टू द लेक्चर, बट मैम मेरे ना बाबा टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं, तो उनको ना एक वीक से एल्बो की लेटरल साइड पे बहुत पेन है, मतलब वो लेटरल ड्राइविंग कर लेते हैं। एपिकॉन्डाइलाइटिस, लेटरल तो मैम एपिकॉन्डाइलाइटिस है, वहां पे उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होगी टेंडन की, ठीक है। जी जी सो बिल्कुल। आप उसको पैल्पेट करके देखो, आपको ऑन पैल्पेशन पता चल जाएगा कि वहां पे ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। वहां पे नोट्स बनी होंगी टेंडन की, ठीक है। एक तो आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन से उनकी वो नोट्स रिलीज करो। यू कैन यूज एनी जेल, आप कोई भी जेल यूज कर सकते हो, या और कुछ नहीं तो ऑयल यूज कर लिए, ठीक है। आप ऑलिव ऑयल यूज कर लिए, कोई भी ऑयल यूज कर लिए, उससे उनकी नोट्स रिलीज करें, ठीक है। तो मैम उसके वहाँ लिए पे अगर आप मसाज करनी है, मसाज करनी है? मसाज नहीं, आपने YouTube पे देख लो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। उसमें ठीक से है। जो आपको इजी लग रहा है कि जो आप अप्लाई कर सकते हो अभी इस लेवल पे, आप वो खुद अप्लाई कर लो, ठीक है। आपको ठीक है डेमो मिल मैम। जाएगा वहां पे। ओके, तो देन मैम बेटे बस आप इसी जी जी लिटरली
फिर उसके लेटरल एपिकॉन्डाइलस उनको देखो, उनके एल्बो पे कौन सी मूवमेंट, सारी मूवमेंट्स करवा के देखो और उनसे पूछो कि किस मूवमेंट में उनको लेटरल साइड पे पेन हुई, ठीक है, बाजू में उनको लेटरल साइड पे कहाँ पे किस मूवमेंट पे पेन हो रही है, जिस मूवमेंट पे पेन हो रही है ना आप वही मूवमेंट करवाओ, साथ थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस दो, जिस साइड पे वो मूवमेंट करिए आप उस ऑपोजिट साइड पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस दो, ठीक है। सो उनकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाओ शुरू, जिसमें स्ट्रेंथनिंग आप बेसिकली करवाना चाह रही हो, ठीक है, और जो आपकी टेंडिनाइटिस बना हुआ है, जिस टेंडन की इन्फ्लेमेशन हुई है उसको रिलीज करो, ठीक है, फिलहाल अभी यही करो। ठीक है मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम? चलिए बेटी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।